अस्सलाम प्लीज ओपन द रजिस्टर, देखिए क्या बात चल रही थी। नहीं, मैं अभी खड़ा हो जाऊंगा। मैं 1-2 मिनट जरा वेट कर रहा हूँ, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप लोग जरा अपना रिफ्रेश करना जरा। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं 2 मिनट तक। प्लीज बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? आ जाए सर, प्लीज वेलकम सर। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। थोड़ा सा काइंडली साथ होकर जरा बिठा लें यार। जी, लास्ट क्लास में बेटा जो पढ़ रहे थे, कोई इशू प्लीज? क्या पढ़ा था? डिस्पोजल का गेन लॉस कैसे पता चलता है? डिस्पोजल का गेन लॉस कैसे पता चलता है? सेल प्रोसीड्स किसे कहते हैं? जब बेच के कैश मिला बेटा, वो सेल प्रोसीड्स हैं। WDV कैसे आती है? देन फिर हमने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल डिस्कस करना शुरू किया था, और बात ये हो रही थी कि हो सकता है जिस एसेट को आपने डिस्पोज किया है वो आपकी बुक्स में WDV पे आ रहा हो, या हो सकता है कि आपकी बुक्स में कॉस्ट पे आ रहा हो। देन अगली बात ये हुई थी कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे गेन लॉस की कैलकुलेशन डिस्पोजल अकाउंट के लेजर के थ्रू करवाना चाह रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो विदाउट लेजर्स आपसे डिस्पोजल के गेन लॉस की वर्किंग करवाना चाह रहा हो। मेरे कुछ याद करवाने से याद आया है, फाइनली एक समराइज फॉर्म में हम एंट्रीज अपनी इकट्ठी कर रहे थे। वो जरा पेज सामने रखे हैं जरा अपने पास। ये रजिस्टर का वो पेज निकाले जहां हम एक समरी फाइनल कर रहे थे। क्या हेडिंग लिखी हुई है पेज पे? अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। मिल गया सबको? फिर इस पेज के सेंटर में लाइन लगा के लेफ्ट साइड पे हेडिंग क्या बनी हुई है? ऑपोजिट साइड पे क्या बनी हुई है? प्लीज क्लास के शुरू में शुरू हो जाएगा ना प्लीज, हमें हमारा सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। देन इन दो सेंटर लाइन के बाद, हेडिंग्स के बाद, लेफ्ट साइड के स्टार्ट पे एक हमने पॉइंट 1 सॉर्ट ऑफ करके लिखा हुआ है, लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड में, और अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं है तो डबल एंट्री नीचे क्या लिखी हुई है? कैश डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ कैश सेल प्रोसीड्स, और एसेट क्रेडिट बाय WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। प्लीज एक क्विक रिवीजन प्लीज। ये दो चीजें अगर आप लिख लेंगे, कैश और एसेट की WDV, तो डिफरेंस कैन आइदर भी, किस तरफ डिफरेंस आ जाए तो क्या, और किस तरफ आ जाए तो क्या। क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाए तो गेन है,
और डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाए तो लॉस ऑन डिस्पोजल बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखें, फिर अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हो लेफ्ट साइड ही पहले पूरी करें, पेज लेफ्ट साइड। अगर लेजर्स रिक्वायर्ड है और डिस्पोजल अकाउंट आप बना रहे हैं तो देन कैश की एंट्री बोलें। डिस्पोजल अकाउंट में ये फिगर किस तरफ आएगी कैश की? डिस्पोजल अकाउंट में कैश वाली ये फिगर किस तरफ नजर आएगी? क्रेडिट साइड पे। सेकंड एंट्री देख के बोला, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट। वंस अगेन ये WDV की एंट्री है, वही जो एक एंट्री लिखी हुई है उसी एंट्री के जो हेड्स हैं वो दो एंट्रीज में नीचे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद डिस्पोजल अकाउंट में एसेट डेबिट साइड पे आ जाएगा, सही कह रहा हूँ। और फाइनली डिस्पोजल अकाउंट को बेटा बैलेंस कर लेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो गेन होगा, और अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो लेजर की बैलेंसिंग कर लेंगे जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, और गेन लॉस आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है प्लीज। इसी के साथ राइट साइड में ये जो नीचे दो एंट्रीज लिखी हुई है आपके पास, अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो फिर डिस्पोजल अकाउंट में दो की बजाय तीन एंट्रीज आ जाएंगी। पहली एंट्री रिमेन सेम, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री कंपेयर करेंगे इंडी और से देख के, दूसरी एंट्री रिमेन सेम, दूसरी एंट्री के हेड्स सेम है लेकिन अमाउंट WDV की बजाय कॉस्ट की हो जाएगी, और क्योंकि एसेट पे कॉस्ट पे है और हमें WDV बनानी है तो एक थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मेरा ख्याल है कि जो बात हुई थी मैंने उसे जरा समराइज फॉर्म में आपके सामने दोबारा रिपीट किया है। कोई आपके जहन में क्वेश्चन आया हो, आपने यकीनन घर जाके सोचा होगा। तो वो अभी रहता है, इसका ऊपर हिस्सा रह गया तो वो इंशाल्लाह मैं भी खुद ही करता हूँ। हम ये जो पेज कंप्लीट कर रहे थे, सबको पता है ये मुबीन का फिर स्लो हुआ यार। ये जो काउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल वाला पेज हम बना रहे हैं, ये वाला इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड में राइट साइड पे भी रहता है, तो वो मैं अभी बात करता हूँ। आइडियली तो लास्ट क्लास में बात हो जाती लेकिन शायद हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, स्लो हुआ है। कौन सा सही चल रहा है? जी ये बेटा जो राइट साइड पे भी रहता है जी। कोई आपके और कोई कंफ्यूजन? बहुत से हजरात अब आज एक्स्ट्रा मुझे नजर आ रहे हैं क्लास में, लेकिन आई एम अज्यूमिंग के जो पिछले 3 दिनों में डिस्कशन हुई वो आपने कंप्लीट की नहीं है। आप लोगों के साथ लेक्चर वगैरह शेयर होते रहे हैं, सब मेरे साथ वहीं पे है जहां हम हैं। एनी कंफ्यूजन? चलो फिर आगे। लास्ट बेटा बस अब ये फाइनल कर लेते हैं कि अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर बन रहा है और एंट्रीज रिक्वायर्ड और सॉरी लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेट मी रिपीट प्लीज, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट बन रहा है और लेजर्स अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर एंट्री क्या करेंगे? रेडी है सारे? अब ये जो मैं बात करने लगा हूं ये सारी बात आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ आपको वंस अगेन एक आइडिया देना चाह रहा हूं और फिर आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि क्या करेंगे। किसी को ये पता है, दोबारा अपनी समरी वाला पेज रखने का सामने, ये जो एंट्रीज वाला पेज है, किसी को ये पता है कि जब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं था तो फिर हमने एंट्रीज कैसे फाइनल की हैं? जरा दोबारा देख के बताएं। नो नो नहीं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं मैं एंट्री अब पूछ नहीं रहा, मैं क्या कुछ और कह रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। आपके पास पेज सबके सामने है, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, नो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेजर। हमने पहले कंपाउंड एंट्री सीखी थी, कैश डेबिट और
इक्विपमेंट क्रेडिट, और फिर उसी एंट्री को मैंने डिस्पोजल अकाउंट वर्ड्स लगा के इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। ये किसी को पता है प्लीज? सिमिलरली अगर हमने लेजर्स आर रिक्वायर्ड में ये एंट्री लिख ली है, लेफ्ट साइड पे देखें जरा बोर्ड के, कैश डेबिट एसेट सॉरी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, दूसरी क्या लिखी नजर आ रही है? एट कॉस्ट है, और तीसरी क्या लिखी नजर आ रही है? इसी एंट्री में, इन्हीं तीन एंट्रीज में से अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट वर्ड्स खत्म कर दूं, क्या बोला मैंने? तभी आप देखेंगे कि कंपाउंड एंट्री में भी गेन लॉस आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स मेन हेड्स दो हैं अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा, आज भी करेंगे, क्वेश्चन भी करते हैं। मकसद इसका ये बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए बातें। अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बन रहा तो कैश डेबिट हो रहा है और एसेट क्रेडिट हो रहा है डब्ल्यूडीवी पे, हेड्स यही दो हैं। डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाना है तो कैश के साथ भी डिस्पोजल और एसेट के साथ भी लेजर डिस्पोजल करके बात पूरी कर लें। यकीनन थोड़ा सा याद तो करना पड़ता है, लेकिन याद करने का भी एक तरीका है। कैश आ रहा है, उसने डेबिट ही होना है। एसेट जा रहा है डिस्पोजल में, उसने क्रेडिट ही होना है। कंपाउंड एंट्री करनी है तो डिस्पोजल वर्ड नहीं आएगा, डिस्पोजल अकाउंट का रेफरेंस के वर्ड्स नहीं आएंगे एंट्री के अंदर, और अगर डिस्पोजल अकाउंट वर्ड्स नहीं आएंगे तो उसी एंट्री के अंदर ही गेन लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। सबने बात समझिए? लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, फिर एंट्रीज के अंदर गेन लॉस नहीं आ रहा, फिर लेजर बना के गेन लॉस आएगा। सिमिलरली अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है तो डिस्पोजल अकाउंट वर्ड्स लगा के हमने लेजर बनाना सीख लिया है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में एग्जामिनर लेजर्स रिक्वायर नहीं कर रहा तो सिंपली क्या होना है? क्या कैश डेबिट होना चाहिए? पहले बता दें, फिर आपने कहां लिखना है वो मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल सेम फिगर्स अगर मैं अज्यूम करूं तो कैश डेबिट कितने से? प्लीज कितने से? 34 लाख। डिस्पोजल वर्ड अब इग्नोर हो गया, आगे बोले कौन सा हेड लिखूं? मशीनरी क्रेडिट किस अमाउंट से? 40 लाख मींस कॉस्ट से। और लास्ट वन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेबिट होनी है इसलिए मैं कैश के साथ उसे लिख रहा हूं। कैश और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, एसेट क्रेडिट हो रहा था, इसलिए मैंने डेबिट से इकट्ठे कर दिए और क्रेडिट को मैंने अलग लिख दिया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने कितना लिखूं? कैलकुलेटर हाथ में पकड़े। सिंपली मैंने किन एंट्रीज में से क्या इग्नोर कर दिया है? तीन एंट्रीज में से डिस्पोजल का वर्ड इग्नोर करके एक एंट्री बना दी है। चेक करें मेरी एंट्री बैलेंस है, डेबिट अमाउंट्स का सम क्या आ रहा है और क्रेडिट्स का सम क्या आ रहा है, कितना डिफरेंस किन अमाउंट्स में है? 4 लाख डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में बच रहा है। गेन है या लॉस है? वाई लॉस? डेबिट बैलेंस आ गया। क्या लेजर में भी यही लॉस था? चेक करें ढूंढें। तो बेटा गेन लॉस वही है, सिर्फ उसे अकाउंट फॉर करने के लिए डिफरेंट एग्जामिनर प्रोसीजर्स आपसे पूछ लेता है, वो सारी बहस हो रही है। तो अगर वंस अगेन ये एंट्री लिख के डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में रह जाए तो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए तो गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट लिखने से पहले अपने वो जरा अकाउंटिंग एंट्रीज वो जो लिख रहे थे हम पेज पे सेंटर में लाइन लगा के, वहां जरा पहली एंट्री लेफ्ट साइड पर जरा देखें प्लीज, देखा करें, बार बार देखें, इसने आगे जाके बार बार आना है। कोशिश करेंगे कि आज ही मैक्सिमम फाइनल हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। जी आपके पास लेफ्ट साइड पे कंपाउंड एंट्री क्या लिखी हुई थी? उसमें और इसमें क्या फर्क है? एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलग वर्ड आ रहा है बिकॉज मशीनरी अब कॉस्ट पे क्रेडिट हो रही है। तो इस तरह से अगर लिंक करके चीजें देखेंगे तो होपफुली जरा जहन में रखना भी जरा इजी हो जाएगा। तो आप ये जो बेटा एंट्री मैंने लिखी है, रादर देन कि आप यहाँ लिखें जहां मैंने लिखी है, आप ऊपर वहीं लिख लें जहां आपके पास स्पेस है, जहां सम अकाउंटिंग एंट्रीज बन रही हैं। मैं भी फिर वहां भी लिख देता हूँ, तो आप सेम फिगर्स के साथ भी चाहे लिख लें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इस एंट्री में हमेशा लॉस ही होगा? कब गेन कब लॉस?
बोला करें बोला करें बोला करें। चीजें बार बार रिपीट करके ही जहन में सेट होती हैं, नई चीजें हैं तो उन्हें जहन में सेट करने के लिए कोशिश करें, बार बार बोलने, एंट्री लिखते हुए बोला करें। कैश डेबिट, accumulated depreciation debit, machinery credit, gain loss is the finally balancing figure at the end of these three heads. Any confusion? जी लिखिए। तो लिख तो नहीं रहा प्लीज। इसके नीचे बस उसी तरह एक सेंटेंस लिख लें आप लोग भी, इस तरह लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, डिफरेंस कैन आइदर बी, डिफरेंस कैन आइदर बी गेन लॉस। जी जी थोड़ा सा सारा अच्छा, अगर किसी का काइंडली को पिछले दो तीन दिन जो लेक्चर्स हुए अगर रहते हैं तो प्लीज उनको जरूर कवर कीजिएगा। इस वक्त अगर आप लिख भी लेंगे तो बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। अगर लेक्चर्स किसी के रह गए हैं तो इन्हीं दिनों में एक आध दिन में प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना डेफिनेटली विदाउट कॉन्सेप्ट शायद सिर्फ एंट्रीज को याद कर लेना सफिशिएंट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। आपने लिख लिया, नोट हो गया? चले वो मैंने आपको सामने आपके साथ कुछ पेजेस शेयर किए थे, एक सेट क्वेश्चंस का एक सेट शेयर हुआ था, जरा ढूंढिएगा जरा। पेज नंबर 3 पे जरा है। ये कितने लोगों के पास ये सेट नहीं है? बेटा वही वाला है यार, दोबारा लेना तो ठीक है लेकिन है वही वैसे, तो पहले है फिर किसके पास? ये जरा काइंडली जरा फिर काउंट कर लें जरा, ये आपके पास कम होंगे, जरा थोड़ा सा जरा आइडिया हो जाएगा जरा। तो मेरा 20-25 तो कम से कम चाहिए, 30 और कॉपी करवा लो। टेम्परेरी तौर पे आपके साथ वालों के पास है तो वक्ती तौर पे हो जाएगा शेयर। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लें जरा, ये आगे भी काफी सारे हैं तो 25 कम से कम और करवा लें। मीनवाइल शेयर हो सकता है सर, साथ वालों के साथ वक्ती तौर पे शेयर हो सकता है जब तक कॉपी ना आए। थर्ड पेज पे है ग्रुप वगैरह में। मुबीन बताओ कहाँ शेयर हुआ है? मुबीन ग्रुप में जरा बताओ कहाँ शेयर हुआ है। प्लीज थर्ड पेज सीक्वेंस में 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे। कंप्लीट साइलेंस, प्लीज कंप्लीट साइलेंस। हाँ एक आसान से क्वेश्चन से जरा बात आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लाइन, फुल कंसंट्रेट।
मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट, अंडरलाइन कर लें जरा, ऑफ अ फर्म फॉर द 3 years ended 31st December 2014, फुल इन्वॉल्व रहना प्लीज क्लास में। अपीयर्स एज फॉलोज, एक मशीनरी का लेजर 3 सालों का, और जो 3 साल एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर 2014 पे, आपके सामने बना हुआ है। आए मेरे साथ पढ़े जरा, किस चीज का लेजर है, किस पे बना हुआ है, एट कॉस्ट। डेबिट साइड से स्टार्ट करें। 2012 से शुरू हो रहा है लेजर, 2012 1 जनवरी लिखा हुआ है। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, तो नंबर 1 मींस मशीनरी नंबर 1 खरीदी गई है, 50,000 उसकी कॉस्ट थी। क्रेडिट साइड देखें, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं नजर आ रही, कॉस्ट पे लेजर बना हुआ है। लगता है बस एक ही मशीनरी आई थी 2012 में और ना कोई डिस्पोजल हुई, सिंपली वही मशीन क्लोजिंग बैलेंस बन गया। ओके है प्लीज। वही सीडी बैलेंस नेक्स्ट ईयर 2013 में ब्रॉड डाउन हो गया। उसी तरह लेजर बना हुआ जिससे हम शायद बना रहे थे, एक ही टीम में एक से ज्यादा साल आ रहे हैं। प्लीज वंस अगेन 2013 डेबिट साइड, आफ्टर ब्रॉड डाउन 50,000, 1 जुलाई 2013 को एक नई मशीनरी नंबर 2 शायद परचेज हुई, एंट्री बताएं। 2 मशीनें हो गई, सीडी बैलेंस देयरफॉर 2 साल बाद 70,000 हो गया। वो 70,000 नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो गया। 1 जुलाई 14 पे एक मशीनरी नंबर 3 और परचेज हुई, सीडी बैलेंस 85,000 रुपीज हो गया। डेप्रिसिएशन क्यों नजर नहीं आ रही, और लग रहा है पिछले 3 सालों में कोई मशीनरी की डिस्पोजल भी नहीं है। कैसे पता चला मुझे डिस्पोजल नहीं है? अगर कोई होती तो किस साइड पे लेजर में होती, क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर 3 मशीनें एग्रीगेट करके 85,000 क्लोजिंग बैलेंस बन गया। यही क्लोजिंग बैलेंस 2015 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? लेजर के नीचे आ जाए, depreciation at the rate of 20% on diminishing value basis, simply another name of reducing balance method लिखना जरा साथ। इंटरचेंजेबली समटाइम्स वर्ड यूज हो जाते हैं, आइडिया होना चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस भी लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% on reducing balance method was accumulated in provision for depreciation account। थोड़ा सा जरा नीचे जाएं, जहां रिक्वायरमेंट है उसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपली मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही की बात हो रही है। ये जरा ढूंढ लीजिएगा जरा। समटाइम्स इंटरचेंजेबल एग्जामिनर वर्ड यूज कर लेता है, लेकिन कभी अगर प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड आ जाए तो इट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ। वैसे प्रोविजन वर्ड आपने बैड डेट्स के साथ भी सुना होगा, वो अलाउंस के लिए एक वर्ड है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कभी कभी बोल दिया जाता है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही बोल लेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना वो किस चीज की ही बात कर रहा है। तो दोबारा फर्स्ट लाइन में वापस आ जाए, जहां हम रेट्स पढ़ रहे थे, मेथड देख रहे थे। मेथड रिड्यूसिंग है और रेट 20% दिया हुआ है। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट चाहिए होता है? रेट चाहिए होता है सर, हमेशा रिक्वायर्ड होता है, और अगर गिवन है तो ठीक है, ना होता तो फिर हम खुद कैलकुलेट करते, वो फार्मूला फिर जब जरूरत पड़ेगी जेन में लाएंगे। चले नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसी उधर ही। ऑन 1 अक्टूबर 2015 मशीनरी नंबर 2 की कॉस्ट ढूंढना जरा, 20,000 was damaged and had to be replaced by a new machine costing 25,000 rupees। पुरानी मशीन डैमेज हो गई,
और उसकी जगह एक नई मशीन खरीदी गई 25,000 रुपीज की। ये काम किस दिन हुआ? 1 अक्टूबर 2015। लास्ट लाइन, द मशीन वॉज इंश्योर्ड, कौन सी वाली? पुरानी वाली, डैमेज हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 12,400 वॉज रिसीव्ड, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। दोबारा जरा फिगर की तरफ आए, सेकंड लाइन पीछे, कौन सी मशीन डैमेज हुई? कब खरीदी थी, ढूंढ के डेट बताएं। 1 जुलाई 2013 पे। कितने की खरीदी थी? क्या कुछ अरसा यूज भी हुई है? कब से कब तक? 1 जुलाई 2013 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक, 2 ईयर्स समथिंग मंथ्स बन रहे हैं। वो बाद में काउंट कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्टली के डेट्स पे के एंगल से सोचें तो 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 2015 तक, सॉरी, पहले यूज की है, फिर डैमेज हुई है, और देन डैमेज के अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस क्लेम मिला, लग रहा है। कितना क्लेम मिला? कॉस्ट क्या थी? तो क्या कॉस्ट और इंश्योरेंस क्लेम ही को देख के कोई गेन लॉस का डिसीजन हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता है। कॉस्ट और इंश्योरेंस क्लेम को देख के गेन लॉस का डिसीजन नहीं होगा। WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी 1 अक्टूबर 2015 को, फिर इंश्योरेंस क्लेम के साथ देखेंगे, फिर पता चलेगा नेट करके कुछ कम मिला है या ज्यादा मिला है। क्या ये हो सकता है कि WDV इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट से डिफरेंट हो जाए? WDV हमारी बुक्स में आ रही होगी, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने देखा होगा कि इस मशीनरी की मार्केट वैल्यू क्या थी जब ये डैमेज हुई है, तो कुछ अर्सा यूज होने के बाद मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम द WDV ऑफ द एसेट। तो 1 अक्टूबर जो 2015 है, इस पे दो काम हुए हैं। नंबर 1 मशीनरी, नंबर 2 की डिस्पोजल होगी, और नंबर 2 जो नई मशीनरी आई है उसकी फिर परचेज रिकॉर्ड करेंगे। कुछ बात यहां तक समझ आ गई है? आए रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एग्जामिनर ने क्या मांगा ये भी पता होना चाहिए। प्रिपेयर द 2015 के एंगल से कह रहा है, तीन चीजें ढूंढने जरा। मशीनरी काउंट कह रहा है, आगे बोलें, एंड बोलें, क्या लेजर्स मांग रहा है? 3 लेजर्स मांग रहा है, मशीनरी काउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। एक और सेंटेंस रिक्वायरमेंट से नीचे, ऑल वर्किंग्स आर टू बी शोन, जो भी वर्किंग करेंगे हमेशा वो दिखानी ही है, और डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब जितना अरसा एसेट यूज हुआ है अकॉर्डिंगली उतने अरसे ही की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक और भी चीज होती है, आइडिया है ये नहीं, जरा बता दीजिएगा, एक फुल ईयर बेसिस भी होता है। नहीं सुना? टाइम बेसिस का पता? टाइम बेसिस का पता है? मैं बता देता हूँ। टाइम बेसिस का मतलब जिस डेट से लेके जिस डेट तक एसेट यूज हुआ है उसके मुताबिक आपने वर्किंग करनी है। मंथ्स कभी गिने पहले आपने? मंथ्स की बात हो रही, ब्रैकेट में लिखना जरा। टाइम बेसिस सिंपली मींस मंथ बेसिस, मंथली बेसिस। एसेट जितना अर्सा यूज हुआ है, जितना टाइम यूज हुआ है, उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। असल में इसके अगेंस्ट एक फुल ईयर पॉलिसी भी होती है, अगर उसका आइडिया नहीं है तो फिर अभी रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगा। टाइम बेसिस सिंपली मींस मंथ्स काउंट करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। एक छोटी सी जरा फॉर एग्जांपल जरा बात सुन लें, ये लास्ट पैराग्राफ में है जिसमें डैमेज आई थी मशीन। नई मशीन किस दिन आई है? ईयर एंड्स किस दिन आ रहे हैं हमारे? डाटा देख के बताएं जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस दिन ईयर एंड हो रहे हैं? 31 दिसंबर। तो 1 अक्टूबर पे अगर मशीन खरीदी आपने तो बताएंगे 2015 में कितने मंथ्स डेप्रिसिएशन आएगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही टाइम बेसिस है। जो मंथ्स आप काउंट करेंगे यही टाइम बेसिस कहलाता है। ठीक है प्लीज, कोई नई बात तो नहीं कर रहा। टाइम बेसिस अगर नहीं भी पता तो मंथ बेसिस से समझ आ गया। चले जी, वर्किंग कैसे करनी है, रजिस्टर खोलें। जी सर। नहीं, 2014 तक का डाटा दिया हुआ है हमें, हमसे 15 के लेजर्स मांग रहे हैं।
12, 13, 14 के लेजर बने हुए हैं। रिक्वायरमेंट देखें, हमसे 15 के लेजर्स मांग रहा है और एग्जामिनर ने यकीनन सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना के दिया है, लेकिन हमसे 3 लेजर मांग रहा है किस साल के। तो कोई नहीं, अल्लाह मालिक। नहीं, क्वेश्चन अब क्लियर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये ईयर एंड कैसे पता चले? पता चला किसी को ईयर एंड 31 दिसंबर पे हो रहा है? ये कहां से पता चला? ये जो हमें लेजर्स बना के दिए हुए हैं 31 दिसंबर पे एंड कर रहा है, तो हमारा वाला जो साल है, चलें बता ही दें, हमने किस साल की वर्किंग करनी है? हमारा ये 2015 वाला अकाउंटिंग ईयर किस दिन से स्टार्ट होकर किस दिन पे एंड होगा? 1 जनवरी 15 से लेके 31 दिसंबर 15 तक की वर्किंग हमने करनी है। ठीक है प्लीज, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 3 लेजर्स रिक्वायर्ड है। पहला क्वेश्चन है, जरा साफ सुथरी प्रेजेंटेशन, अगर कोई थोड़ी सी जगह बच जाए तो खैर है, जरा सही तरह अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको आइडिया हो जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि 2 लेजर्स अगर आमने सामने बना लें, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर डिस्पोजल अकाउंट नीचे बना लेते हैं। ठीक है प्लीज, डेफिनेटली आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेफ्ट राइट पे लिखने से जरा थोड़ा सा कंपैरिजन भी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे कह रहा हूँ, जिस तरह बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ इस तरह कर लें कोशिश। रजिस्टर की लेफ्ट साइड पे मशीनरी अकाउंट हो जाएगा ऐसे, और ऑपोजिट साइड पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। और इस वक्त क्वेश्चन बस एक ही साल की हमें वर्किंग रिक्वायर्ड है, 2015 की, तो शायद बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। या चलें अभी एहतियातन हाफ पेज रख लें इसके नीचे, और एक डिस्पोजल अकाउंट खोल लें। एनी कंफ्यूजन? खुली खुली वर्किंग कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ी स्पेस रह जाए तो खैर है, लेकिन ये ना हो कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं बाद में जगह ना हो। लेजर्स के अगर थोड़ा सा ऊपर जरा मेंशन कर लें कि कहाँ से कहाँ तक सोचना है तो जरा बेहतर रहेगा। 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक जो काम हुए हैं वो हमने चीजें ढूंढनी है। 15 के एंगल से हमसे लेजर मांग रहा है जी। इकट्ठे हैं सारे? खुल गए लेजर्स? पहला क्वेश्चन है, प्लीज साथ साथ मेरे चलना है। कैन आई स्टार्ट? ये सबसे पहले इन लेजर्स में ब्रॉड डाउन्स की तलाश, मशीनरी का ब्रॉड डाउन हो सकता है, ढूंढे। किस साल का क्लोजिंग किस साल ओपनिंग बन जाएगा? एनी कंफ्यूजन? 85,000 ब्रॉड डाउन, 14 का क्लोजिंग, 15 के स्टार्ट पे हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ऑपोजिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में कोई ब्रॉड डाउन होगा? है नहीं, पूछा मैंने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन होना चाहिए। क्यों? अपना क्वेश्चन देखें जरा। क्या मशीन नंबर 1 पिछले 3 साल यूज हुई है? कौन से 3 साल? तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन? अब डाटा हमें एग्जामिनर ने नहीं दिया, हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना कि लॉजिकली ये मशीन पिछले 3 साल यूज हुई होगी, अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट हुई होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो हमें खुद वर्किंग करनी पड़ेगी। मशीनरी नंबर 2 ढूंढे। मशीनरी नंबर 2 2013 में 6 मंथ्स यूज हुई होगी। 6 मंथ्स क्यों बोले मैंने? जुलाई 13 पे आई थी, 14 में भी डेप्रिशिएट हुई होगी। मशीनरी नंबर 3 ढूंढे, ये भी 2014 में डेप्रिशिएट हुई होगी 6 मंथ्स। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर दोबारा देखें, क्या इसका कोई ब्रॉड डाउन होना चाहिए? होना चाहिए सर। और अगर अवेलेबल नहीं है तो वर्किंग 1 उसी की हमें करनी पड़ेगी।
मेरी बात समझ आई किसी को? पिछले 3 साल एसेट्स यूज होते रहे हैं, रेट हमारे पास है, पॉलिसी हमें पता है, मेथड हमें पता है, तो हम अगर फिगर नहीं है तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? वर्किंग वन में बेटा हम मिलजुल के भी करते हैं। हम एक आखिरी जरा मसला हल करें। डिस्पोजल अकाउंट में है, डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉड डाउन ढूंढ दें। अच्छा जवाब चाहिए मुझे जरा, अवेलेबल नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉड डाउन होता ही क्यों नहीं है? इसमें गेन या लॉस कैलकुलेट होता है जब फॉर द पीरियड की फिगर होती है। हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग अलग बनेगा। गेन डाउन बैलेंसेस किन लेजर्स में होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। प्लीज ओके है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन क्यों है? ये एसेट है, इसका एसेट से ही लिंक है, इसने एसेट में से ही माइनस होना है। दिस इज नॉट अ डेप्रिसिएशन लेजर। एक ही बात है, डेप्रिसिएशन एक ही बात है सर। डेप्रिसिएशन का लेजर अगर बना रहे हैं ब्रॉड डाउन होगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हेड है। याद आ गया प्लीज? तो ब्रॉड डाउन बैलेंस किसका ढूंढ के मुझे शर्मिंदा नहीं करना, वर्किंग वन में आ जाए। क्यों शर्मिंदा नहीं करना? ये ना करिएगा बताया नहीं हुआ, ढूंढ लेते हैं। क्लियर है जी? वर्किंग वन में आना थी। अब जो लेजर्स आपने जहां तक खोले में उसके नीचे आने वर्किंग वन। बताएं क्या कैलकुलेट करवाने लगे मुझे वर्किंग वन में? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या? ब्रॉड डाउन का मतलब कोई डेट बताएं। पूरी हेडिंग मेरे साथ लिखिएगा सही तरह। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा हम कैलकुलेट करने लगे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जनवरी 2015। डेफिनेटली हेडिंग में भी डिफरेंट। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने लगे हैं, लेकिन मैं जरा डेट लिखना चाह रहा हूँ, जरा थोड़ा स्पेसिफाई हो जाए। साल के शुरू में ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तलाश है। क्या इन अदर वर्ड्स कह सकता हूं मैं कि हम 31 दिसंबर 2014 का बैलेंस ढूंढ रहे हैं? 14 का क्लोजिंग अगर मिल जाए तो 15 का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अब फर्स्ट टाइम ये वर्किंग आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैंने कुछ कॉलम्स बनाने हैं जरा समझाने के लिए, तो जरा 1 मिनट अगर रुक जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने कितने कॉलम बनाना है। इस वर्किंग को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहले मशीन के नंबर्स हैं, मशीन 1 2 3। मशीन नंबर है, उसकी कॉस्ट होगी, उसकी परचेज डेट चाहिए होगी, आगे 3 कॉलम और होंगे, 4 होंगे। ठहरिए आप ना कुछ करें अभी। बस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। लेट्स अज्यूम डाटा देखें आप क्वेश्चन का। मशीन नंबर 1 की परचेज डेट बताएं। 1 जनवरी 2012। कॉस्ट बताएं 50,000। एक मशीन किन किन सालों में डेप्रिशिएट हुई होगी? 12, 13 और 14। तो इंडिविजुअल ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका एक सम कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी वर्किंग मिलके कर लेते हैं। अब आप देख लें कॉलम्स और अकॉर्डिंगली खोल लें जरा। वर्किंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, थोड़े से क्वेश्चन आप करेंगे मेरे साथ एक दो, तो फिर हम खुद भी अपने आप को अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। पहला जरा क्वेश्चन है इसलिए मैं चाहूंगा जरा हम जरा मैक्सिमम चीजें सामने रख के वर्किंग कर लें। तो ये कॉलम आप बना लें, बाकी डाटा फिर मैं आपसे पूछ के लिखता हूँ।
जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स चल रहे हैं साथ। जी बन गए कॉलम। चले पहले 3 जो कॉलम्स हैं ये जरा कंप्लीट करवाता है। मशीनरी नंबर 2, परचेज डेट 1 July 2013, कॉस्ट 20,000। मशीन नंबर 3 1 July 14, प्लीज डेटा सबको मिल रहा है, कॉस्ट इज 15,000। आ जाए यहाँ पे इकट्ठे थे। कैलकुलेटर पकड़े जी यहाँ तक अगर आ गए। मशीन वाइज जरा वर्किंग करवानी है मुझे। मेथड क्या है, रेट क्या है, पॉलिसी टाइम बेसिस है, मींस मंथ्स गिनने हैं, वेरिएबल इज नेसेसरी। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थोड़ा रिवाइज करना है जहन में। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50,000 लिखें कैलकुलेटर पे। पहले समझने की जरूरत है, जरा 1-2 स्टेप्स देखने, बाकी आपको पता सारा। 50,000 कॉस्ट ले रहे हैं, 2012 की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर था तो कॉस्ट पे ही रेट लगा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 20% करें। क्या 2012 में ये मशीन पूरा साल रही है? क्या 2012 में ये मशीन पूरा साल रही है? बस जनवरी पे आई थी, तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? 10,000। अब वर्किंग लिख लें या समझ आ गया? मतलब वो 50,000 इंटू 20% कैलकुलेटर पे कर लिए सफिशिएंट है। सेकंड 2013 कैलकुलेटर पे 50,000 लिखें, माइनस 10,000 करें, नहीं डब्ल्यूडी बना लेना है। 50,000 लिखें, माइनस 10,000 करके क्या आया? डब्ल्यूडीवी आई, मल्टीप्लाइड बाय प्लीज इज इक्वल टू 60 वाले के कैलकुलेटर पे क्या आंसर आया? नहीं 7 वाले की नहीं, अपने पे आया, लेकिन मेजोरिटी अब 7 वाले को ढूंढ रही है। 7 वाले मेरी तरह का उसका भी कैलकुलेटर नहीं है। पीछे वाली लाइन में भाई का आंसर क्या आया? प्लीज अपनी अपनी वर्किंग करें यार। कैलकुलेटर आज फिर आ गया, प्लीज 8,000 क्लियर है बेटा? 2014 में कैसे वर्किंग करूं? 50,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 32,000 बन जाएगा, इंटू 20% प्लीज 6,400। ओके है प्लीज? साथ साथ वर्किंग करें यार, बाद में फिर आप यही कहते रहेंगे कैसे आगे फिगर। सब ओके है सर? इन तीनों का सम कर दें, 24,400 का मतलब ये मशीन नंबर 1 पिछले 3 सालों में 24,400 रुपया डेप्रिशिएट हो गई होगी। 2 मिनट बैठ जाए, मैं बताता हूँ, प्लीज 2 मिनट बैठ जाए, जस्ट अ मिनट। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? एनी कंफ्यूजन? मशीन नंबर 2 पे आ जाए। मशीन नंबर 2 प्लीज कब खरीदी गई? 2013 में। कितने की आई? जो मशीन 2013 में आई उसकी 2012 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? अब जुल्म भी ना कीजिएगा प्लीज। क्या आप एसेट आने के बाद डेप्रिशिएट करेंगे? तो जो 13 में मशीन आई उसकी 12 की डेप्रिसिएशन डैश लगा के आगे चला जाऊं? ओके है सर? 2013 में आए, कंसंट्रेट नहीं कर रहे आप। 20,000 कैलकुलेटर पे लिखें। क्या 2013 में पहला साल था? पहला साल था इस मशीन का, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई तो पहले बता दे यार, 20%, बट मल्टीप्लाइड बाय 6/12 क्यों? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2013 6 महीने मशीन यूज हुई होगी। डन है सर?
आंसर आपके कैलकुलेटर पे आया 2000। ओके है। नेक्स्ट ईयर की वर्किंग बोले कैसे करूं? 20,000 माइनस 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। आंसर इज 3600। 14 में पूरा साल ही आएगा, दोनों का सम कर लें 5600। मशीन नंबर 2 पिछले 1.5 ईयर में 5600 अप्रिशिएट हुई होगी। सब क्लियर है सर? मशीन नंबर 3 खुद करें। यही हाथ है और मोबाइल हाथ में हो तो परफॉर्मेंस और है, यही हाथ है और कैलकुलेटर हाथ में हो तो जीरो ही नहीं मिल रहा, अभी तक ऑन नहीं हुआ। 2012 में 1500 आ जाएगा, 12 और 13 में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आएगी? एसेट खरीदा ही 14 में है और 6 मंथ्स यूज हुआ है। 15,000 इंटू 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ओके है सर? 1500 ही इसका टोटल भी बन जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? एक फेवर छोटी सी करें, बोर्ड पे जरा देखें, ये इंडिविजुअल ईयर्स का भी टोटल करें और देन टोटल फिगर भी सॉल्व करें। 12, 13, 14 की भी जरा फिगर फाइंड आउट करें डेप्रिसिएशन की। कॉलम्स में टोटल भी कर दें मुझे जरा। जी ओके बेटा, टोटल ये टोटल बेटा मैंने इसलिए करवाया कि हम जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जरा लेजर रिवाइज कर लें अगर जहन में। मेरा ख्याल है बनाना जरूरी नहीं है, 2015 का तो बनाना, जरा पिछला साल, पिछले साल जहन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जरा 12 से शुरू करें। बनता है कुछ जहन में? क्या लिखा नजर आ रहा है लेजर के ऊपर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यार, नहीं नजर आ रहा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2012 ब्रॉट डाउन बताएं। जीरो क्यों? डाटा लग रहा है कि 2012 से एसेट्स आए हैं, एसेट भी नहीं थे 12 से पहले। तो व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन ऑफ 2012? 10,000। डबल एंट्री बोलने पहले। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में 10,000 क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा और वही 10,000 सीडी बना होगा 12 के एंड पे, 12 का क्लोजिंग 13 के स्टार्ट पे, ओपनिंग बना 10,000, फिर 13 की डेप्रिसिएशन भी 10,000, दोबारा क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेट हुई डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2013 वाली, ब्रॉट डाउन 10,000, फॉर द ईयर भी 10,000, टोटल हो गया 20,000 सीडी। 2014 के स्टार्ट पे ब्रॉट डाउन 20,000, 11,500 फर्दर डेप्रिसिएशन 18,000। What is the depreciation of 2012? 10,000 यार। आप अब एसेट वाइज तो नहीं देखना यार। What is this 10,000 नीचे? Depreciation for the year 2012. What is this 10,000? ठीक है, दो एसेट्स हो गए, लेकिन depreciation for the year finally 10,000. And what is the depreciation for the year 2013? 11,500. What would be the closing balance of first year? 10,000. Brought down of second year. Further 10 ऐड हुआ, क्लोजिंग 2013 का 20,000, 14 का ओपनिंग प्लस, और सीडी हो गया होगा 31 दिसंबर 2014 पे सीडी हो गया होगा 31,500, जो हमारे लिए ब्रॉड डाउन है। जिस तरह बेटा अपने पास क्वेश्चन में देखा था, जिस तरह एसेट अकाउंट
मशीनरीज हैं तो क्या एक से ज्यादा मशीनरीज सेम लेजर में आ सकती हैं? ये भी जरा मेरा ख्याल है सोच ही लें, कहीं इधर ना परेशान हो रहे हो। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 इसी एक लेजर में इकट्ठी है। अगर कोई व्हीकल ली होती तो उसका व्हीकल के नाम से लेजर अलग होता। अब अगर मशीनरी अकाउंट एक है तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी एक ही होगा ना। मशीन 1 की डेप्रिसिएशन 2 की 3 की अब कंबाइन होती जाएगी। तो व्हाट वुड बी द कंबाइंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दीज मशीन्स एज ऑन 1 जनवरी 2015? जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 14 का 31,500, वो फिर हमारे लिए 15 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बन जाएगा। एनी फाइनली कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? अब क्लियर है प्लीज? फाइन जी, वर्किंग वन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर ली है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आए और फिगर बता दें क्या लिखूं यहाँ। कोई प्लीज कंफ्यूजन हो तो जरूर साथ साथ ही पूछें, एक्यूमुलेट नहीं करनी गलतियां, वरना फिर बहुत सारी हो जाएंगी। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? इकट्ठे हो जाए जरा यहाँ पे जी। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? वो जरा करवा देना जरा काम, बस वही कहना था मैंने। तो फास्ट से मिलना जरा। चले आगे, चले आगे सर। अब बेटा ब्रॉड डाउन हमें मिल गए जहां जहां थे। अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ड्यूरिंग द ईयर का मेरा मतलब अब पिछले सालों की बहस फिलहाल खत्म होगी। हम 2015 के एंगल से ये लेजर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं। शुरू करें? आपने क्वेश्चन बताएं 15 में आपका जहन क्या कहता है, क्या हुआ? एक नई मशीन आई है और एक मशीनरी नंबर 2 डैमेज होके उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है। यही दो मेन चीजें हैं। नई मशीन की एंट्री बता दें, मशीनरी के लेजर में आए। ये जो एंट्री आपने मुझे बताई है इसकी पोस्टिंग करेंगे किस डेट पे? नो बेटा, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2015। मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट बाय ₹25,000। एनी इतराज? अब डेट्स बेटा इसलिए जरूरी नहीं है ताकि फिर हम जब डेप्रिसिएशन का डिसीजन लें ईयर एंड पे खड़े होके तो अकॉर्डिंगली मंथ्स काउंट कर सकें। तो ट्रांजैक्शंस की फिर डेट्स लिख लें। ठीक है सर। दूसरा हिस्सा बस अब ये रह गया कि जो मशीन डैमेज हुई है मशीन नंबर 2, उसकी अब हमने डिस्पोजल की वर्किंग करनी है। सब रेडी है? सब कुछ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, आज पढ़ा शुरू में, वो सब रिवाइज होने लगा है। तो सब प्लीज जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आए जरा मशीनरी नंबर 2 से रिलेटेड पहले कुछ फिगर्स ढूंढ लें। कितना क्लेम मिला सर? तो जो क्लेम मिला है उसका कैश अब डेबिट होना है। रिक्वायरमेंट देखें, क्या क्वेश्चन में लेजर्स आर रिक्वायर्ड है? क्या क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड है? लेजर्स ही तो बना रहे हैं और क्या करें। तो अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हो, डिस्पोजल अकाउंट बनाना हो, तो डबल एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल कुछ याद करवा देंगे यार। बेस्ट ये है कि हमने जो पेज अभी थोड़ी देर पहले फाइनल किया आज, वो जरा दोबारा सामने रख लें जरा। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, जस्ट एक मिनट वो पेज देख के डिसाइड करें क्या लेजर्स है आर रिक्वायर्ड वाली सिचुएशन में हम हैं। दूसरा डिसीजन लें, क्या नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है या सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? इसका मतलब आपके उस पेज के एंगल से जो आपने बनाया है हम राइट साइड पे हैं और एंड में हैं। नहीं एंड मतलब थोड़ा सा ऊपर, एंड से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इन अदर वर्ड्स 3 एंट्रीज देख रहे हैं। डिस्पोजल की 3 एंट्रीज याद आनी चाहिए। पहली देख के बोलें, दूसरी मेरी तरफ देख के सोच के बोलें। ये एट कॉस्ट होनी है। और तीसरी ढूंढे,
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री किस अमाउंट से होनी है? ढूंढ के जिस दिन डिस्पोजल हुई है उस दिन की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढनी है। ये सबको पता है कि हम लेजर्स आर रिक्वायर्ड वाली सिचुएशन में है और सबको पता है कि क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है। कोई एतराज कि हमें ये 3 एंट्रीज करनी है। अब आए इनकी फिगर जरा ढूंढते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी ढूंढ के बताएं कैश कितना आया, बताएं उस कैश की क्या एंट्री करूं। यकीनन कैश जो डेबिट आप बोल रहे हैं वो कैश के लेजर में आना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एग्जामिनर। डिस्पोजल अकाउंट मांगा हुआ, किस तरफ लिखूं? कैश डेबिट होना था अपने लेजर में, डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में फिगर आ गई 12,400। प्लीज क्लियर है? कैश क्यों नहीं लिख रहा? वो अपने लेजर में आना है और वो एग्जामिनर ने मांगा नहीं है, हमारे जेन में है। कैश के लेजर में ये फिगर किधर होगी? डेबिट साइड पे कैश डेबिट और डिस्पोजल का रेफरेंस यकीनन होना चाहिए। अगला हिस्सा सेकंड एंट्री ऑफ डिस्पोजल, देख के फाइनल करना है देख लें, वैसे याद करना है तो वैसे कर लें जो मैंने पेज अभी दिखाया। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय, एट कॉस्ट बाय है कितनी एट कॉस्ट? मशीनरी नंबर 2 की बहस हो रही है, 25,000 मिल जाएगा सबको। आए पोस्टिंग करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट किधर लिखूं फिगर? मशीनरी नंबर 2 की कॉस्ट सॉरी कितनी है जी? सॉरी 20,000 लिखें। मशीनरी नंबर 2 की डिस्पोजल है ना यार, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने 25 बोल दिया। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, रेफरेंस क्या आएगा यहाँ? मशीनरी। सेकंड इफेक्ट लिखने कहाँ जाएंगे? मशीनरी के लेजर में। और मशीनरी के लेजर में बेटा डेट इसलिए जरूर लिखें ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए याद आ जाए, कम से कम मशीनरी के लेजर में डेट्स पूरी हो जाए। मशीनरी क्रेडिट बाय 20,000, रेफरेंस एज डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल। एनी कंफ्यूजन? ये नोटेड है? डिस्पोजल अकाउंट एक अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, क्या डिस्पोजल अकाउंट में जो जो आना था वो आ गया है? वो आ तो गया है, एसेट भी आ गया, कैश भी आ गया यार, कमाल हो गया। लेकिन एसेट की अभी कॉस्ट आई, कौन सी एंट्री मिसिंग है? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की यकीनन अमाउंट चाहिए होगी, लेकिन अमाउंट की इंशाल्लाह भी वर्किंग करते हैं। आप जरा एंट्री के रेफरेंस लिखवा देंगे मुझे, कहाँ कहाँ जाना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, आए 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 रेफरेंसेस लिख लें, वो बाद में उसके भी वर्किंग करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल का रेफरेंस आ जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रेफरेंस डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन ये अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 2 बनाते हैं। ये प्लीज आपने पढ़ लिया था, ये अमाउंट मैंने कहा फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये किस दिन तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपने हमने ढूंढनी है? डिस्पोजल डेट तक की। मशीनरी नंबर 2 आई कब थी? 1 जुलाई 13, डिस्पोजल 1 अक्टूबर 15। ये जो बीच में टाइम गुजरा इसकी अभी डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है। एनी कंफ्यूजन? वर्किंग नंबर 2 में है। वर्किंग नंबर 2 की हेडिंग बनाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल एज ऑन, डेट बताएं, 1 अक्टूबर 2015।
एनी कंफ्यूजन की वर्किंग क्यों कर रहा हूं? अब ये बड़ा फर्स्ट टाइम आप वर्किंग करेंगे मेरे साथ, बेहतर ये है कि एक दफा जरा देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह फिर आपने वर्किंग्स करनी है। रेडी? हमने फाइंड आउट करनी है कि जो मशीनरी नंबर 2 डैमेज हुई है उसकी 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी। तरीका इसका ये होता है कि जिस दिन मशीन खरीदी थी वहां से शुरू कर लें। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2013? 20,000। अच्छा, यकीनन वर्किंग वन में जरा देखें, वर्किंग वन में जाए, वर्किंग वन अभी की मशीनरी नंबर 2 अगर देखें तो पिछले 2 सालों में वो जितना जितना डेप्रिशिएट हुई भी है, वो फिगर्स नजर आ रही है किसी को? बोले जरा कौन सी फिगर? ना 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 2000 और 5600 टोटल, लेकिन 2000 और 3600, तो यकीनन यहां से भी प्लस किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में ये फिगर जो वर्किंग वन वाली है ये आपने की नहीं होगी, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाली वर्किंग, वरना ये वर्किंग मुझे शायद वहां से शुरू करना जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि पहले साल 2000 डेप्रिशिएट हुई है, दूसरे साल 3600 डेप्रिशिएट हुई है। मैं अगर सिर्फ 2015 में 2015 समझ आ रहा है, 1 अक्टूबर तक फर्दर अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके प्लस कर लूं तो शायद मेरा काम चल सकता है। लेकिन मैं उस वर्किंग को जानबूझ के इंटेंशनली इग्नोर कर रहा हूं ताकि अगर फर्स्ट वर्किंग ना भी हो क्वेश्चंस में तो आपको जरा आइडिया हो जाए कि कहां से कहां तक आना है। कहां से कहां तक आना होता है? परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक आपने वर्किंग करनी है। तो मैं अगर दोबारा वर्किंग कर रहा हूं तो आई होप कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लीज कैलकुलेटर उठाएं, एक दफा दोबारा वर्किंग में साथ करें। मेथड क्या था, रेट क्या था? तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ होगा 20,000 इंटू 20%, लेकिन 6/12 क्यों किया गया होगा? कौन से 6 महीने बता दें, प्लीज बता दें यार, प्लीज बता दें। जुलाई 13 से लेके दिसंबर 13 तक, और फिर आफ्टर 6 मंथ्स इसकी WDV हो गई होगी 18,000। किस दिन ये WDV होगी? 31 दिसंबर 2013। लिखने पे जल्दी कर रहे हैं आप, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, होपफुली स्पेसिफाई कर रहा हूं फिगर्स, अदरवाइज यही सॉल्व की थी आप लोगों ने। आगे बताएं क्या करूं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो नेक्स्ट ईयर रेट किससे लगा होगा? क्या आंसर बना? दोबारा कैलकुलेटर हाथ में पकड़े। आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2014 पे इसकी WDV कितनी रह गई होगी? 14,400। प्लीज कंसंट्रेशन प्लीज। देन क्या ड्यूरिंग द ईयर डैमेज होने से पहले ये मशीन को फर्दर यूज हुई है? ड्यूरिंग द ईयर कौन सा? 2015 में जरा गिन के काइंडली सबने बताना है कितने मंथ से यूज हुई है, कब तक यूज हुई है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर का स्टार्ट है, कहां तक यूज हुई होगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर एंड तक गिनेंगे आप। अक्टूबर क्यों नहीं गिन रहे? अक्टूबर का स्टार्ट था, तो 9/12 डेप्रिसिएशन फर्दर इसकी हमारे वाले साल में चार्ज होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है, ठीक है। अम्माद अम्माद जी, अम्माद हसन साहब के बैठे हुए क्लास में, आपके वाले साहब पे कॉल है, आपके वाली साहब की शायद कॉल आई है जी। इमाद हसन, जरा नहीं मतलब कहाँ पे कॉल आई है, कहाँ पे? वो ऑफिस में आई है वहां जरा। हाँ जी। 9/12 ओके सर, कौन से 9 है ये? जनवरी टू
सितंबर नहीं, करंट ईयर 9 मंथ्स यार, करंट ईयर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बताएं। 2160। और अगर ये फिगर भी लेस कर दूं, बेटा प्लीज कंसंट्रेट करें यार, आप लोग प्लीज क्या कर रहे हैं, आप लोग बोर्ड से देख के लिखे जा रहे हैं, मैं पता नहीं क्या करी जा रहा हूँ। प्लीज 9 मंथ्स गिन लिए, जस्ट अ मिनट, ठहर जाएं ठहर जाएं। इस फाइनल WDV बताएं ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। WDV ऑन 1 अक्टूबर 2015 12,240। प्लीज ऊपर बोर्ड पे जरा देखें, मैं फाइंड आउट क्या कर रहा था और मिला भी मुझे क्या है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढ रहा हूं, मिली मुझे फिलहाल WDV है। प्लीज क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अभी सॉल्व करनी रहती है, प्लीज WDV मुझे मिली है लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी करनी है। क्या तरीका हो सकता है? दो वेज हैं, कैलकुलेटर पकड़ें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो डेप्रिसिएशन जो साल गुजर गए उसकी डेप्रिसिएशन को कहते हैं। तो वन वे इस कैलकुलेटर पर लिखें 2000, जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है इन्हें सम कर लें, प्लस 3600 प्लस 2160 इज इक्वल टू 77। ऑल्टरनेटिवली बेटा टाइम सेव करने के लिए ये भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे 20,000 लिखें, कैलकुलेटर पे 20,000 क्या लिखें, कॉस्ट, और WDV कितनी फाइनली रह गई है 12,240। इन दोनों में डिफरेंस लें जरा, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करके WDV आती है, तो अगर आप कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लेंगे तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर भी निकाली जा सकती है। दोनों तरह से ही नोट कर लें, फिलहाल प्लस करके भी लिख लें और अदरवाइज डिफरेंस भी ले लें। आई होप कि मेरी बात क्लियर हो गई है। तो प्लीज आपके लिए लिख रहा हूं लेकिन बात पहले समझा करें, करें कंप्लीट। या डेप्रिसिएशंस का सम कर लें या कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें। एनी कंफ्यूजन? एक्सप्लेन करें प्रॉपर वर्किंग। जी बेटा स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया? इन वर्किंग्स के शॉर्टकट्स भी पॉसिबल होंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग सारी वर्किंग्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके मेरे साथ समझ के लिखें, बाकी शॉर्टकट्स इंशाल्लाह फिर ढूंढते रहेंगे। एनी कंफ्यूजन? बहरहाल चले, वर्किंग नंबर 2 की क्यों है? क्या क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अब हमें मिल गई है? आए इसके हमने रेफरेंसेस लिख रही है एंट्री के, बस उसके सामने शायद अमाउंट रहती है। कौन सी अमाउंट है जी फाइनली? जिनकी आ गई आप कंप्लीट करें, बाकी जो लोग लिख रहे हैं जरा कंप्लीट कर लो। जो लोग बोर्ड से देख के लिख रहे हैं आप लोग लिख लें बेटा, जिन्होंने कर लिया है अपने हाथ से लेजर्स में जाके फिगर प्लेस करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जी नोटेड है जो बोर्ड पे आ रहा है?
बोर्ड पे जो आ रहा है लिख लिया सबने? एनीबडी राइटिंग? जी, फाइनली फिगर इज 7760 जी। यहां तक जरा लेजर्स की फिगर में से मैच कर लें। सबका साथ है मेरे साथ? जी, अब फाइनली क्या रह गया? क्या डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस हो सकता है? हो सकता है सर। लेकिन बेटा एक सेकंड के लिए ना, जरा पहले सारे लेजर्स जो बन गए हैं, ये 3 लेजर्स हैं, इन सब लेजर्स को मेरे साथ जरा लॉजिकली जरा पढ़े। जरा मशीनरी का लेजर देखें। अब ये देखने लगे हम कि क्या, आई होप कि डिस्पोजल अकाउंट तो फाइनल हो गया है, लेकिन बाकी भी जरा चेक करें। जरा मशीनरी के लेजर में ब्रॉड डाउन सबसे पहले लिखा हमने। ब्रॉड डाउन का मतलब वो एसेट्स जो पीरियड के स्टार्ट पे हमारे पास ऑलरेडी पड़े थे, फिर एक एडिशन हुई है। एक से ज्यादा भी ऑब्वियसली हो सकती हैं। अगर एक से ज्यादा भी होंगी तो डेबिट साइड पे हम लिख लेंगे। क्रेडिट साइड पे एक डिस्पोजल है, एक से ज्यादा डिस्पोजल्स भी हो सकती हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी के लेजर में आनी नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा है, तो शायद सीडी कैलकुलेट हो सकता है। क्या क्या आ गया है? ब्रॉड डाउन आ गया है, एडिशंस ऐड हो जाएंगी, डिस्पोजल माइनस हो जाएगी, इंशाल्लाह सीडी बैलेंस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर जरा पढ़ें। ब्रॉड डाउन था, क्रेडिट साइड पे शायद अभी कुछ मिसिंग है। क्या इस साल जो एसेट्स यूज हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन अभी मिसिंग है? किस एंट्री की बात कर रहा हूं? किस एंट्री की बात कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2015 की डेप्रिसिएशन अभी मिसिंग है। डिस्पोजल की फिगर आ गई हुई है, तो अगर डेप्रिसिएशन की फिगर आ जाए तो वो भी बैलेंस हो सकता है। ठीक है प्लीज, तो हम पहले डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लें, बाकी फिर ये बैलेंसिंग तो आप कैलकुलेटर पे भी कर लेंगे। या पहले एंट्री बोले, मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूँ उसका रेफरेंस लिख लें। डेप्रिसिएशन के लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे अपीयर होगी। वर्किंग रेफरेंस हो जाएगा 3, और डेप्रिसिएशन की तलाश के लिए अब हम वर्किंग नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। प्लीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? हर फिगर का, हर वर्किंग का पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है। हेडिंग बनाएं, वर्किंग नंबर 3, depreciation for the year ended depreciation for the year ended 31st December 2015. Any confusion in any wording? बिफोर कि हम ये लिख के करें, जरा डेटा देखें क्वेश्चन का। आप बताएंगे इस साल किस 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 मशीन पे डेप्रिसिएशन आनी है? जरा ट्राई एक सेकंड देख के जरा। क्या मशीन नंबर 1 की इस साल की डेप्रिसिएशन आनी है? कितने अरसे की? 3 साल की? पूरे साल की? इस पूरे साल, पूरा साल यूज हुआ होगा। मशीन नंबर 2 की इस साल कोई डेप्रिसिएशन आनी है? मशीन नंबर 2 इस साल यूज हुई है? क्या 9 मंथ्स यूज होके डैमेज हुई है? मशीन नंबर 2 ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना है, तो मैं जरा दोबारा अपना क्वेश्चन रेज करता हूँ। मशीन 1 की डेप्रिसिएशन आनी है पूरा साल? मशीन 2 डिस्पोजल हो गई है तो डेप्रिसिएशन आनी नहीं है।
डिस्पोजल क्योंकि साल के शुरू में नहीं हुई है, 9 मंथ्स के बाद हुई है, इसलिए 9 मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए, पूरे साल की नहीं होनी चाहिए। एग्रीड है? मशीन नंबर 2 की 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। मशीन नंबर 3 पूरा साल की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। लेकिन बेटा 3 मशीनों के अलावा एक नई मशीन भी आई है, मशीनरी का लेजर देखा जरा। क्या कोई 4th नंबर अगर कहें तो कोई नई मशीन भी इस साल आई है, किस डेट पे? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन उस पे भी आनी चाहिए। अब आए, अब शुरू करते हैं। मशीन नंबर 1 पहले वर्किंग करवानी है जरा, जस्ट अ मिनट। जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जज्बाती हो जाते हैं सारे। क्या मशीन नंबर 1 का ये पहला साल है? मेथड है रिड्यूसिंग, रेट है 20%। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ था, सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV पे मल्टीप्लाई होना। वर्किंग नंबर 1 पे जाए। मशीनरी नंबर 1 की कॉस्ट क्या थी? 50,000। वर्किंग नंबर 1 पे ही रहें। मशीन नंबर 1 पिछले 3 सालों में कितनी डेप्रिशिएट हो गई थी? तो ये मशीन नंबर 1 का सॉर्ट ऑफ 4th ईयर है। तो हेल्प मी, 50,000 में से क्या माइनस करके क्या निकालूं? WDV निकालूंगा। इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए 50,000 माइनस 24,400, ओके, WDV आएगी, और देन मल्टीप्लाइड बाय 20% करके इस साल की डेप्रिसिएशन सॉल्व हो जाएगी। पहली लाइन पूरी करें और फिगर मुझे भी बताएं। 5120 एनी कंफ्यूजन? लिखें। ये 24,400 कहां से आया? वर्किंग 1 से आया। पिछले 3 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन 1 मिल गया। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? चलो आगे। मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 2 अगर डिस्टर्ब करेगी मेरी किसी बात से तो प्लीज जरूर पूछना है। मशीन नंबर 2 की इस साल की डेप्रिसिएशन क्या 9 मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए? ये फिगर कहीं ऑलरेडी भी आ गई हुई है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम दोबारा वर्किंग कर लेते हैं उसी तरह जिस तरह मशीन 1 की हुई है। वर्किंग 1 में जाएं। यकीनन वहां फिगर है, जहां है वहां से देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक वर्किंग जैसे हो रही है जरा रिवाइज भी कर लेते हैं। मशीन नंबर 2 की कॉस्ट बताएं। क्या मशीन नंबर 2 का ये पहला वाला साल था 2015? मशीन नंबर 2 की फिगर ढूंढे वर्किंग 1 में। पिछले 2 सालों में 5600 डेप्रिशिएट हो चुका था, मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, जी बिल्कुल नहीं, इज इक्वल टू सही है, 9/12 भी होना है। कौन से 9 महीने बताने हैं, प्लीज बताने यार। जनवरी टू सितंबर, जनवरी टू सितंबर 2015। आंसर इज इक्वल टू 2160। एनी इशू? यकीनन ये पहले भी कहीं सॉल्व हुआ था, दोबारा वर्किंग जरूरी नहीं होती है, लेकिन कोई इशू नहीं है, इस वक्त अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एनी कंफ्यूजन? लिख लें जरा। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे ये आपने बेहतरीन सवाल किया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी ये सवाल और लोगों के भी जहन में आए, लेकिन क्योंकि अभी बाकी लोगों के जहन में नहीं आया तो मुझे जरा वर्किंग पूरी कर लेने में।
मैं पूरा एक्सप्लेन इंशाल्लाह करता हूँ। मैं इनको भी बताता हूँ कि इनके भी जहन में सवाल आना चाहिए, हो सकता आया हो लेकिन ये पता नहीं बता क्यों नहीं रहे। तो होल्ड दिस क्वेश्चन, मैं जरा एक मिनट बताता हूँ। असल में तो यही सवाल था जी। वर्किंग ठीक है जी? नहीं, उस सवाल को मैं खुद बताता हूँ वो क्या था, अब उसकी टेंशन ना ले। ये वर्किंग समझ आ गई है? मशीन नंबर 3 की वर्किंग आप करवाएं। मशीन नंबर 3 की वर्किंग पूरी आप बोलें। ढूंढने फिगर जहां जहां सही आई है वहीं से ढूंढे। 15,000 माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय 20%, हाउ मेनी मंथ्स? पूरा साल ही है। ओके, आंसर 2700। जी एनी अदर थिंग? जी बेटा है एक, ये मशीनें तो पिछले सालों में थी, क्या इस साल कोई नई मशीन भी है? मशीनरी का लेजर देखें, डेबिट साइड देखें, ये 3 मशीनें तो पिछले सालों से इस साल आई हैं। इस साल एक नई मशीन भी है, फॉर सेक ऑफ अ डिस्कशन उसे मशीन नंबर 4 कह रहा हूं। कितने की है? उसका पहला साल है तो उसका फिर रेट कॉस्ट से ही लगेगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के स्टार्ट में मशीन आई है और 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स गिन लेंगे। 1250। प्लीज 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एनी कंफ्यूजन? एनी अदर मशीन? टोटल करें 11,230 total depreciation for the year ended 31st December 2015। जी अगर नोट कर चुके हैं तो बता दीजिएगा। जो लोग लिख रहे हैं जरा, तो लास्ट लाइन पे मीटिंग चल रही है। नहीं नहीं आप नहीं, मतलब पता नहीं कौन कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, आप मेरे बड़े भाई इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह। डायरेक्शन ही डिफरेंट है क्लास की, कुछ लोगों की। मेरा दिल भी लगा रहे और साथ पीछे वाला भी। सवाल क्या था सर वो मैं ही बताता हूँ और उसका जवाब भी मैं बताता हूँ। पहले जरा ये बता दें ये क्या है, ये क्यों फाइंड आउट की है? इसकी पोस्टिंग करनी है सर। आज आप ये फिगर तो लिखना ना। 11,230। अल्लाह ताला आपकी ये दोस्ती यारियां कायम रखे सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अकाउंटिंग रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। मेरा ख्याल है कि शायद जरा एक दूसरे से अगर बातें भी साथ हो रही हों तो बातें तो सही हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का कोई ना कोई मसला बाकी रह जाता है। तो जस्ट इसलिए अक्सर आप लोगों से कह रहा होता हूँ कि क्लास में जरा डिस्कशंस अगर अवॉइड कर सकें तो। बहरहाल एनी कंफ्यूजन जी? अब बेटा मेरे साहब ने जो क्वेश्चन किया गया था असल में वो बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। आप जरा वर्किंग नंबर 2, अब जो बात होने लगी है उसके लिए कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो वर्किंग नंबर 2 में जाए और जाया करें, ये फिगर्स देखें। वर्किंग नंबर 2 में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन नंबर 2 जो डिस्पोज हुई है उसकी जब वर्किंग की थी तो 2160 बिल्कुल एंड में, वर्किंग नंबर 2 के एंड में करंट ईयर के 9 मंथ्स की एक फिगर फाइंड आउट की थी और इस फिगर को फिर ऐड करके ही 1160 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की टोटल फिगर आई थी। क्या 7760 में ये 2160 शामिल है? 7760 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है
उसमें 2160 भी शामिल है। देन वर्किंग नंबर 3 देखें। वर्किंग नंबर 3 में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है तो उसमें भी मशीनरी नंबर 2 का 2160 शामिल है। तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है जो जहन में आ रहा है वो ये है कि डबल हो रहा है। मेरा ख्याल है डबल वाली बहस में जहन में आ रही, क्या कुछ और आ रही? समझ भी आ गई, लेकिन अब बाकियों को तो मैंने समझाना, बाकी तो मेरे साथ फंस गए अब। नहीं क्या, वैसे ये सबको पता है कि ये फिगर वहां भी आ रही वहां भी आ रही। अब भाई तो कहता है मुझे समझ आ गई, वो मैं पूछता हूँ क्या समझ आया? किसी और को पता है ये क्यों हुआ है? क्या ये डबल हुआ है या दो डिफरेंट चीजों में फिगर आ रही है? असल में बेटा जब ये लेजर हमने बनाया ना, तो लेजर बनाते हुए पहले हमने डिस्पोजल की वर्किंग कर ली है और एंड में पूरे साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली है। वरना शायद लॉजिकली कुछ ऐसे हो रहा होगा जो बोर्ड पे जरा देखें। मैं अगर सिर्फ मशीन नंबर 2 के एंगल से, मशीन नंबर 2 समझाने के लिए मशीनरी नंबर 2 के एंगल से मशीनरी नंबर 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊं, यकीनन 3 मशीनें हैं, बल्कि 4 हो गई हैं, और 4 मशीनें हैं, उनके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी कंबाइंड है। अगर फॉर एग्जांपल किसी सेम नाम से आप दोबारा एसेट खरीदते हैं तो आप उसका नया लेजर नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल अगर मशीन 1 खरीदी है, मशीन 2, 3, 4 ये एक ही लेजर में आ जाएगी और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी सेम होगा। लेकिन अगर बिल्डिंग खरीदी है तो क्या करेंगे? बिल्डिंग डेबिट करेंगे तो बिल्डिंग का लेजर अलग होगा। व्हीकल खरीदेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा बिल्डिंग्स है तो और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कंबाइन करेंगे। तो मतलब हमने कोई गलत नहीं किया, जो कर लिया वो ठीक है। लेकिन मैं ये जरा ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो फिगर जो मैंने आपको 2 दिखाई हैं उनका असल में मीनिंग क्या है। तो अगर मैं जस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर मशीनी नंबर 2 के एंगल से बनाऊं तो मेरी जरा हेल्प करनी है आपने। ये मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या करना चाह रहा हूँ? मशीनरी नंबर 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा देखना चाह रहा हूं, बताएंगे ब्रॉड डाउन क्या होगा प्लीज? ब्रॉड 2015 का बनाना, मैंने 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 में ब्रॉड डाउन में मशीनरी नंबर 2 का कोई बैलेंस होगा क्या? तो जस्ट अगर मशीनरी नंबर 2 की बात करूं तो 56 पे 100 पे कोई इतराज? कंबाइन 31,500 है, उसके अंदर मशीनरी नंबर 2 ही है। नहीं क्लियर हुआ? डिस्पोजल की फिगर बताएं, मशीनरी नंबर 2 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की फिगर क्या है? वेटिंग 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 प्लीज सर, ये रजिस्टर में देख के बताना है यार, वर्किंग कोई नहीं करनी, सारी वर्किंग हुई हुई है। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ मशीन 2? क्या 7760 मशीनरी नंबर 2 ही की फिगर है? और सर मशीनरी नंबर 1 की भी है, इसमें 7760 मशीन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी। बेटा ये सिर्फ मशीनरी नंबर 2 ही है ना यार। बेटा प्लीज 7760 के अंदर क्या सिर्फ मशीनरी नंबर 2 की ही क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है? यार इसमें तो 2000 भी है इसमें तो 3600 भी है। 2000 किसका है? 3600 किसका है? और 2160 किसका है? वो भी इसी का है। तो ये सारा किसका है? तो मशीनरी नंबर 2 ही का सिर्फ क्यों है? क्योंकि ही डिस्पोज हुई है, बाकियों का क्यों नहीं है? वो डिस्पोज ही नहीं हुई। प्लीज 5600 क्या था? ब्रॉड डाउन। 7760 क्या था? यहां तक ठीक है? अगर लेजर देखें बोर्ड पे, 5600 इसका ब्रॉड डाउन था और हमने जब डेबिट किया है तो 7760 लिखा है। तो असल में होना ये चाहिए था, अब एक सेकंड बोर्ड पे देखें,
क्या ड्यूरिंग द ईयर ये मशीन नंबर 2 को फर्दर डेप्रिशिएट हुई है? उसकी एंट्री बोले जरा। ये वो डेप्रिसिएशन है जो सिर्फ मशीनरी नंबर 2 से रिलेटेड है। इसने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ये हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड की है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस एक्सपेंस, क्या अब दोनों फिगर्स जो क्रेडिट साइड पे आ रही हैं इनका सम 7760 हो गया है? लेकिन क्योंकि हम डेप्रिसिएशन साल के एंड पे एक ही दफा चार्ज कर रहे थे तो उसमें फिर 9 मंथ्स किसकी भी आ गई और बाकियों की भी आ गई, वरना असूलन ये होना चाहिए था कि 9 मंथ्स के बाद इसकी 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती और देन आफ्टर दैट चार्जिंग फिर जो टोटल 7760 हो गया है उसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड की जाती। 7760 की तरह एंट्री बने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब ये कोई एक्सपेंस में अमाउंट नहीं जा रही 7760, ये तो जस्ट हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट में ताकि डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट WDV बन जाए। तो तरतीब असल में क्या थी? ब्रॉट डाउन प्लस डेप्रिसिएशन देन माइनस डिस्पोजल। लेकिन हम जब वर्किंग कर रहे थे तो 9 मंथ्स के बाद रुक के हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इकट्ठी एक ही दफा साल के एंड पे कैलकुलेट कर ली। तो ये डबलिंग नहीं हुई है। 2160 बताना प्लीज सबने कहा गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद टोटल एक्यूमुलेटेड हो गई 7760, उसको फिर हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ये दो डिफरेंट फिगर्स में ये फिगर आ रही है। एक फिगर है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की और दूसरी फिगर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जिसने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। तो ना हमारे पास पहले क्या था, मेरे से ही सुने, हमारे पास ना पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल था, वो हमने वर्किंग नंबर 2 में कैलकुलेट किया और देन फिर हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन भी नहीं थी जो फिर हमने वर्किंग नंबर 3 में कैलकुलेट की। तो वर्किंग नंबर 3 में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आई और वर्किंग नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हुई। अब मेरी बात से फर्दर कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो गई? ये एक ही चीज दो दफा रिकॉर्ड नहीं हुई। पहले इस फिगर का नाम है डेप्रिसिएशन और अगला बताएंगे फिर बाद में इस फिगर का नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू डिस्पोजल अकाउंट। अब ओके प्लीज, बाकी सबको भी सवाल भी और जवाब क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? बाकी ये बहरहाल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही लेजर में एक से ज्यादा एसेट्स आ रहे हैं तो उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कंबाइन आ सकती है। दोबारा देख लें जरा, क्या 31,500 के अंदर ढूंढने जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। अब जरा अकाउंटेंट्स बन के खुद ही देखें जरा, क्या 31,500 के अंदर 5600 था? क्या 11,230 के अंदर 2160 है? 11,230 में 2160 है और 7760 तो फिर इन्हीं दोनों का सम है आफ्टर डिस्पोजल। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू डिस्पोजल अकाउंट। आई होप के कुछ क्लियर हो गया। तो ये आपका एतराज। अब चले आप कैलकुलेटर पकड़ें, सीडीज निकालना है, जरा इंडिविजुअली करेंगे बैलेंसिंग। कर ले, मैं फिर लिखता हूँ जी बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सारे लेजर्स बैलेंस कर देनी, मैं फिर लिखता हूँ। टोटल्स भी करें, क्लोजिंग भी निकालें। अपना अपना सीडी प्लीज, सीडी कैलकुलेट करते लड़ाई ना हो जाए। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे? जी मशीनरी अकाउंट में 90 है जी। मशीनरी अकाउंट का सीडी बैलेंस 90,000, ठीक है।
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में 34970, ठीक है। बैलेंसिंग डिस्पोजल अकाउंट जरा देख के, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है तो 0160, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और डेबिट बैलेंस आ रहा है, और डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। प्लीज इस चक्कर में ना फंसा लीजिएगा मुझे। प्लीज ओके है जी? एनी कंफ्यूजन इन द बैलेंसिंग? फिगर सॉल्व हो गई है सर? चले सर, एक दो और क्वेश्चंस है प्लीज, इसी सवाल में एक दो क्वेश्चंस और। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है मिलाएं, लेजर देखें मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। 2015 के एंड पे अगर आपसे रिक्वायर्ड हो कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, नॉन करंट एसेट्स में आए, मशीनरी के सामने आए, 90,000 माइनस 34, समझ आता है प्लीज? 90,000 माइनस 34 WDV आ जाएगी फाइनल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन में लाए, अदर इनकम में आए, 160 ओके है, गेन है लॉस है? चलें सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जहां वर्किंग नंबर 3 की थी वहीं जरा एक मिनट आएगा प्लीज। टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारी तरफ है, मायूसी की कोई बात नहीं है। ये बड़ा लास्ट में मैंने ये कहा है कि ये जो मशीनरी अकाउंट है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट है, इनके जो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करके अपीयर हो रहे होंगे अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो। सिमिलरली 160 जो गेन है डिस्पोजल का, ये प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में ऐड हो रहा होगा। बस ये बड़ा बात हुई है, ठीक है? क्लियर हो गया? लास्ट में तो मेरा ख्याल मैंने यही कहा। इस साल की डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट लॉस में आ रही होगी, तो हरगिज मैं नहीं कह रहा वो नहीं आ रही। मैंने जो मुझे 3 चीजें याद आई लेजर्स में से, डेप्रिसिएशन मुझे क्यों याद नहीं आई को बताएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन का बेटा लेजर नहीं बना हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आपको डेप्रिसिएशन नजर तो आ रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बना हुआ, वरना यकीनन आप बात आप सही कर रहे हैं। लेकिन शायद मैंने आपको, अगर आप गौर करें तो मैंने आपको जो सीडीज आए हैं या फाइलिंग बैलेंसेस आए हैं उनके हवाले से डिस्कस किया है, वरना डेफिनेटली कैश भी कहीं आ रहा होगा, कैश के लेजर में आ रहा होगा, वो सारी चीज़ अपनी जगह है। लेकिन ये जो बैलेंसेस आए हैं इन्होंने अपीयर होना जहां वो मैंने बताया। बाकी ठीक है, अब डेप्रिसिएशन 11,000 to 30 आ रही होगी, एंड और फर्दर अगर डिटेल में देखें कैश अपने लेजर में आ रहा होगा, तो ये सारी बातें अपनी जगह सही कह रहे हैं जी। वर्किंग नंबर 3 जहां की वहां आना जाए, और जो इससे अगर अब बात होने लगी है वो पहले गौर से सुननी है और कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। वर्किंग नंबर 3 हमारी है जी डेप्रिसिएशन की। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है। ये वर्किंग बेटा जो मैंने की आपके सामने, ये मशीनरी वाइज एक वर्किंग है। जो मशीन जितना जितना अरसा यूज हुई अकॉर्डिंगली हमने वर्किंग कर ली। ये सही कहा मैंने? लेकिन ये बेटा जरा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये तो बड़ा एक इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है,
मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट देखेंगे, फुल कंसंट्रेट प्लीज, उनमें एसेट वाइज ब्रेकअप अक्सर नहीं मिला करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अभी लिखूंगा अभी, जिस तरह मशीन 1 कितने की है, मशीन 2 कितने की है, कब खरीदी है, ये इंफॉर्मेशन अक्सर क्वेश्चंस में नहीं मिला करेगी। मिल जाएगी तो वर्किंग ऐसे कर लिया करेंगे, लेकिन एक ऑल्टरनेट वे भी वर्किंग का है। अगर एसेट वाइज ब्रेकअप ना भी हो, परचेज डेट्स पुरानी ना हो, तो इवन देन भी डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट की जा सकती है। मैं दूसरा तरीका इसी सवाल में इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ताकि हम जरा कंफर्टेबल हो जाएं कि चाहे एसेट वाइज वर्किंग की जाए और या ऑल्टरनेटिव भी वर्किंग की जाए, आंसर सेम ही आता है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि अगर एसेट वाइज ब्रेकअप है तो एसेट वाइज ब्रेकअप की बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आप ऑल्टरनेट वे भी यूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हमारा हो गया है, हमें एसेट्स का ब्रेकअप मिल गया, हमने वर्किंग कर ली है। लेकिन अगर कभी ये ब्रेकअप ना भी मिले तो इवन देन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की फिगर कैलकुलेट हो सकती है। इधर ही वर्किंग करने की वजह यह है कि हमें ज़रा ये तसल्ली हो जाए कि चाहे ब्रेकअप के साथ डेप्रिसिएशन निकाली जाए या अदरवाइज वर्किंग की जाए, आंसर इंशाल्लाह सेम ही आएगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं कि मैं क्या करने लगा हूं। क्या पता चला आपको? मैं इस सेम क्वेश्चन में आपके साथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट वे डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस के एंगल से जिन क्वेश्चंस में एसेट वाइज पिछले सालों का ब्रेकअप अवेलेबल ना हो। चलिए इस तरह करते हैं, थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं कि मैं चाहता क्या हूं। जगह इसके नीचे होगी आपके पास, वर्किंग नंबर 3 के बाद स्पेस है, इसके बाद लिखे एक और। इफ देयर इज no information about breakup of opening balance of asset account into purchase dates and cost of each asset, then if there is no information about breakup of opening balance of asset account into purchase dates and cost of each asset, then के बाद भी थोड़ा सा लिख लें जरा, then depreciation can be calculated as follows. Then depreciation can be calculated. सबसे पहले जरा लिखने के बाद आपने ये बताना है कि क्या इस सवाल में जो ऑलरेडी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, ये ब्रेकअप है जो मैं कह रहा हूं ना हो तो बताएं कहाँ है। क्या मशीनरी 1 की कॉस्ट पता है? मशीनरी 1 की परचेज डेट पता है? क्या ना बेटा, मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बोर्ड पे एक मिनट देखो, यकीनन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पिछले 3 सालों का एक लेजर दिया हुआ था। प्लीज मशीनरी काउंट पिछले 3 सालों का, लेट्स अज्यूम ये पिछले 3 सालों के लेजर की बजाय हमें सिर्फ 85,000 मिल जाता,
तो बताएं इस 85,000 में कितने एसेट्स हैं? एक है, दो है, 10 है, 15 है? वो तो 3 हमें पता है, हमें 3 कैसे पता? एग्जामिनर ने बताया, हमें एग्जामिनर ने बताया। वो 3 किस किस दिन आए हैं, कितने कितने के थे? ये अगर ना होता सिर्फ 85,000 होता। हाँ, एक क्वेश्चन आपके जहन में आना है, आ रहा होगा या हो सकता और भी आ रहे हो। इधर आए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरफ। ये 31,500 क्या हमने कैलकुलेट किया था? कैसे कैलकुलेट कर लिया था? इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अगर 31,500 हमें वैसे ही दे देता। अब ये मैं नहीं कह रहा डाटा है ही नहीं, पिछले सालों की इंफॉर्मेशन देने की बजाय हमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर मिल जाती तो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते। लेकिन जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं तो फिर वो पिछले एसेट्स, क्या पुराने एसेट्स भी करंट ईयर यूज हुए हैं? नहीं हुए हैं वैसे। पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, उसकी बेस पर फाइनल कर लेते हैं। क्या 85,000 वाले एसेट्स पूरा साल यूज हुए? सारे पूरा साल भी यूज नहीं हुए। इनमें से 1 और 3, पहला तीसरा, पहली मशीन तीसरी मशीन पूरा साल यूज हुई है, सेकंड मशीन 9 मंथ्स यूज हुई है। तो पिछले सालों वाले एसेट्स भी करंट ईयर में डेप्रिशिएट हुए हैं, पिछले सालों वाले एसेट्स भी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अब आप पढ़े आपने क्या लिखा, अभी जो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, ओपनिंग्स अगर हो लेकिन क्या ना हो, एसेट वाइज ब्रेकअप ना हो, तो हम शायद फिर इंडिविजुअली एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन परेशानी कोई नहीं है, इवन देन भी इंशाल्लाह हम टोटल जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे, अब मैं वो करके दिखा रहा हूं। मेरा ये पैराग्राफ समझ आ गया मैं क्या कहने लगा हूं? प्लीज, क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल खुदा ना खासा गलत हो गया है? ये हो गया है, लेकिन इसी में मैं दूसरा तरीका इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए कि आंसर इवन देन जो मैं मेथड आपके सामने लिखूंगा, तरीका अडॉप्ट करूंगा, आंसर अभी भी वही आ जाएगा। इट मींस अगर किसी सवाल में ओपनिंग का ब्रेकअप ना मिला तो हम परेशान नहीं होंगे, हम वर्किंग करेंगे। शुरू करूं वर्किंग? टाइम है? यस सर, टाइम अभी भी हमारे साथ है। नहीं मतलब दिल नहीं मान रहा कि टाइम है, लेकिन है, अब क्या करें यार। अब अपनी घड़ी तो नहीं देख रहे, जाने वाली घड़ी तो नहीं देख रहे। पॉस वाले हजरात जरा बताएंगे कौन सी घड़ी के मुताबिक ही जाना है? जिसके मुताबिक आते हैं यार। तो कोई नहीं, F1 वालों को बाद में बताता हूँ, भी टाइम नहीं है। प्लीज, क्या करने लगा हूं मैं, प्लीज? नहीं नहीं, मैं क्या करने लगा हूं, मैं डेप्रिसिएशन बेटा कैलकुलेट करने लगा हूं। किस सिचुएशन में? तब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने, अगर आप आज नहीं भी लिख सकेंगे तो कोई इशू नहीं। रेडी है सारे? इस तरह से अगर आपने वर्किंग करनी है, इन सिचुएशंस में वर्किंग करनी है, तो आपने सबसे पहले ढूंढा करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अक्सर हुआ करेगा ओपनिंग WDV। मीनिंग बताएं मैं क्या मांग रहा हूं? नहीं, ओपनिंग का मतलब साल के शुरू में क्या? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन क्या? कॉस्ट। लिखना कुछ नहीं है, अपने सामने लेजर्स रखे हो, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ओपनिंग WDV मुझे सॉल्व करवाई जा सकती है कैसे? 85,000 माइनस 31,500। कैलकुलेटर हाथ में उठाएं। 5353500 क्या है ये? अब यहाँ पे मैं सेम डेटा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें ब्रेकअप भी पता है, इसलिए हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ इसमें मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 की WDV अब आ गई है? एक मशीन 4 भी तो है, लेकिन वो साल के शुरू में नहीं है। ये पहली 3 मशीनों की WDV आ गई। अब ये पहली 3 है, ये पहली 50 है, हमें उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है।
लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें पता है इसमें 3 है, लेकिन इन 3 में से आपको पता है जो फर्स्ट और थर्ड है वो पूरा साल यूज हुई है, और जो सेकंड है वो 9 मंथ्स यूज हुई है। तो देन तरीका ये होता है कि इसमें से आप लेस कर दें, कंसंट्रेट ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। क्या वर्ड बोला मैंने? इसको लेस करने से, ये जो भी फिगर अभी मैं ढूंढ के आपको बताता हूं, ये जो भी फिगर है उसको लेस करने से हमारे पास वो एसेट्स आ जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए हैं। नहीं समझ रहा है? और उस पे हम वो जितने भी होंगे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो 10 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, उन पे हम पूरा साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। और ये जो हमने लेस किया है इस पे बाद में 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ऐड करके प्लस कर लेंगे, कैलकुलेट करके प्लस कर लेंगे। कुछ मेरी बात समझ आई है? क्या ऊपर 53500 में 3 एसेट्स हैं? क्या उसमें कोई डिस्पोजल वाला भी है? उसका प्रॉब्लम क्या है? वो 9 मंथ्स यूज हुआ है। मतलब कैलकुलेटर पकड़े एक सेकेंड, क्या मैं 53,500 मल्टीप्लाइड बाय 20% कैलकुलेट कर लूं? क्यों नहीं कर सकता? ये सारे एसेट्स पूरा साल यूज, देयरफॉर कौन सा माइनस कर दिया करेंगे? जो लेस देन 1 ईयर यूज हुआ है वो नॉर्मली डिस्पोजल वाला हुआ करेगा, उसको माइनस करके कौन सी फिगर आ जाएगी? उन एसेट्स की फिगर आ जाएगी जो पूरा साल यूज हुए हैं, उन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। और ये जो डिस्पोजल वाला है इस पे भी डेप्रिसिएशन आनी है, लेकिन इस पे बाद में अलहदा 9 मंथ्स की कैलकुलेट कर लेंगे। अब टाइम खत्म हो गया है लिखने का, लेकिन एक काम के लिए टाइम बच गया है। मशीनरी का लेजर देखें, क्या फिर कोई नया भी आया है? उस पे अलहदा से 3 मंथ्स की कैलकुलेट कर लेंगे, फुल ईयर यूज वाले अलहदा कर लेंगे, डिस्पोजल वाले पे अलहदा कर लेंगे, और अगर कोई एडिशन हुई होगी उस पे अलहदा कर लेंगे। ये बात खत्म नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ये यहीं से शुरू करेंगे। होमवर्क बेटा इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज जरूर रिवाइज करना है, ये ऑल्टरनेट छोड़ दें, ये इंशाल्लाह कल बहस करेंगे। जिन हजरात के पास नोट्स नहीं थे ये काइंडली क्लास के इस तरफ जरा आ जाए, ये क्लास से वापस जाते हुए काइंडली बट नोट्स लेके जाइएगा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं रह गया? प्लीज कम ऑन टाइम, क्लास पे टाइम पे आया करें।